गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग संचयन भाग 1 के अंतर्गत आने वाले पाठ 2 स्मृति नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, यह पाठ आप लोगों का समाप्त हो चुका है। आज हम इस पाठ का सार और इसके शब्दार्थ को जानेंगे। तो बच्चों, यह पाठ यानी कि इसके नाम से पता चलता है स्मृति मतलब होता है बच्चों याद। लेखक जब बड़े हो जाते हैं तो याद करके अपने उस बचपन की घटना को याद करके इन्होंने इस कहानी को लिखा है। आइए इसके सारांश को जानते हैं। लेखक और लेखक के छोटे भाई ये दोनों लोग खेल में व्यस्त रहते हैं कि तभी उनके गांव से किसी व्यक्ति ने आकर के आवाज़ दिया कि तुम्हारे बड़े भाई साहब बुला रहे हैं। और जब लेखक के बड़े भाई साहब का नाम सुनते हैं तो वो थोड़े से सहम जाते हैं और डर जाते कि क्या पता बड़े भाई साहब जो है मैं खेल रहा हूँ या फिर मैं झारबेरी के बेर तोड़ करके खा रहा हूँ, इस वजह से वो मेरी पिटाई ना करें, इसके पिटाई के लिए मुझे बुला रहे हों। इस डर से वो डरते हुए घर पहुँचते हैं। लेकिन जब घर पहुँचते हैं तो वो देखते क्या है कि उनके बड़े भाई साहब बहुत ही तन्मयता के साथ किसी कार्य को करने में व्यस्त थे। और जब उनको इस अवस्था में लेखक देखते हैं तो थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो अब मैं पिटने का जो भय था मेरे अंदर वो खत्म हुआ, यानी कि लेखक के अंदर जो पिटने का भय था वो समाप्त हो गया। तो उनके बड़े भाई साहब ने उनको कुछ चिट्ठियां दी और उन्होंने कहा कि इस चिट्ठियों को तुम बड़े ध्यानपूर्वक ले करके मक्खनपुर के डाक खाने में डाला। लेखक और उनके छोटे भाई उन चिट्ठियों को लेते हैं और जल्दी जल्दी जाने लगते हैं मक्खनपुर के डाक खाने में डालने के लिए। लेखक का गांव किशनपुर और मक्खनपुर, इन दोनों के बीच में एक ऐसा जगह है जहाँ पे यहाँ पे एक कुआं है। लेखक जब भी जाते थे तो और एक बागीचा भी है, तो जब लेखक जाते थे तो अक्सर वो जो बागीचे से आम तोड़ के भी खाते थे और वो कुएं में भी उन लोग की आदत थी कि झाँक करके देखने। बच्चों का तो बाल सुलभ मन ही होता है कि कौतुक होता है कि हर जगह कुछ जानने की, तो उसी जिज्ञासावश वो कुएं में जा करके वे ऐसे आते जाते देखते थे। एक दिन उनका मन किया कि चलो आज कुएं में एक कंकड़ डालता हूँ और कंकड़ डालने के बाद उस कंकड़ की आवाज़ को मैं सुनना चाहता हूँ। इसी उत्सुकता से लेखक एक कंकड़ उठाते हैं और जो है उस कुएं में डाल देते हैं। कुएं में डालने के बाद उस कुएं से कंकड़ की आवाज़ तो नहीं लेकिन एक पुकार की आवाज़ आती है। तो लेखक और उनके दोस्त सभी सहम जाते हैं। तो ऐसे में उनको पता चलता है कि उस कुएं में एक भयंकर सांप रहता है। अब लेखक के डेली की वो दिनचर्या बन गई कि जब भी वो जाते आते तो उस कुएं में कंकड़ जो है जरूर डालते। तो आज भी जब लेखक उस लेटर को लेकर के यानी कि उस पत्र को लेकर के मक्खनपुर के डाकखाने में डालने जाते हैं तो रास्ते में वही कुआं पड़ा। वही बाल सुलभ उनकी जो जिज्ञासा थी, उनकी जो प्रवृत्ति थी करने की, तो वही उन्होंने आज फिर दोहराया और एक कंकड़ उठाया। और कंकड़ उठाते हुए जब कंकड़ डालते बच्चों तो टोपी गिरे ना, इसलिए टोपी को भी वो उतार लेते थे। तो जैसे ही आज उन्होंने वो कंकड़ उठाया और कंकड़ डालने के लिए हाथ बढ़ाए, टोपी को एक हाथ से अपने हाथ पे किया। तो बच्चों एक बार मैं बता दूं यहाँ पे कि वो टोपी के अंदर उन्होंने सारी चिट्ठियों को रख लिया था और इस तरह से उस चिट्ठियों को वहाँ पे रख करके वो मस्ती से झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब कुआं आता है तो उस कुएं में जो अपनी उनकी प्रवृत्ति डेली की जो उनकी आदत थी वो आदत से मजबूर होकर के आज भी वो ये कंकड़ उठाते हैं और उस कंकड़ को कुएं में डालने के लिए अपनी टोपी को उतारते हैं। अभी ईंट गिरा कि नहीं गिरा, लेकिन उनके हाथ से टोपी पकड़ने के बाद टोपी में रखी जो चिट्ठियां थी वो तीनों कुएं में गिर जाती है। अब जब कुएं में गिर जाती है तो लेखक तो परेशान हो जाते हैं कि कुएं में से चिट्ठियों को कैसे निकालें, या अब वो सोचे कि क्या किया जाए। बड़े भाई साहब से कह दिया जाए कि मैंने चिट्ठियों को डाल दिया, यानी कि झूठ बोला जाए या फिर झूठ बोला जाए या फिर उनसे पिटा जाए। दोनों तरफ से लेखक एक तरह से परेशान हो गए, एक तरह से वो समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या करें। एक तरह से वो जिम्मेदारियों के बोझ से दबे थे और दूसरे तरफ वो झूठ बोलना उनको आता नहीं था। वे इसी असमंजस की स्थिति में बड़े बहुत देर तक सोचते थे। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं किसी तरह से कुएं में जा करके चिट्ठियों को लेकर के आता हूँ। इतनी छोटी उम्र बच्चों इतना दुस्साहसपूर्ण कार्य उन्होंने करने की ठानी और वो कुएं के अंदर जाते हैं
सांप से उनकी भेड़ मुलाकात भी होती है, सांप से उनकी एक तरह से बहुत जद्दोजहद होती है। किसी तरह से वो चिट्ठियों को पाने में कामयाब हो जाते हैं और चिट्ठियाँ ला करके अपने मक्खन लेते हैं और मक्खनपुर के डाक खाने में डाल आते हैं। तो बच्चों, इस तरह से लेखक जो है अपने बचपन की इस घटना को याद करके इन्होंने इस घटना को लिखा है कहानी के रूप में। तो बच्चों, आइए अब आपको इसके शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं। चिल्ला जाड़ा। चिल्ला जाड़ा मतलब होता है बच्चों बहुत अधिक ठंड। जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है तो उसे हम कहते हैं चिल्ला जाड़ा। दूसरा है भयंकरता। भयंकरता मतलब होता है बच्चों कठिनता, यानी कि कठिनाई से कोई कार्य करते बोले बहुत भयंकर था, यानी कि कठिनता। आगे है सहमा हुआ। सहमा हुआ बच्चों मतलब होता है डरा हुआ। क्या होता है? डरा हुआ। आगे देखते हैं आशंका। आशंका मतलब होता है बच्चों डर या आतंक। यहाँ पे देखिए डर हुआ। आगे है प्रकोप। प्रकोप मतलब होता है बच्चों आक्रमण। प्रकोप मीन्स क्या होता है? आक्रमण। मज्जा। मज्जा मतलब देखिए बच्चों हड्डी के भीतर भरा हुआ मुलायम पदार्थ जो होता है उसको हम कहते हैं मज्जा। हड्डी के भीतर भरा हुआ मुलायम पदार्थ को हम कहते हैं मज्जा। ठिठुरना मतलब होता है बच्चों कांपना। मूक मतलब होता है मौन। प्रसन्न वदन मतलब होता है खुशी से भरा हुआ चेहरा। प्रसन्न वदन मतलब खुशी से भरा हुआ चेहरा। फुसकार मतलब होता है बच्चों फुफकार, अर्थात सांप की आवाज को बोलते हैं उसको। किलोल मतलब होता है क्रीड़ा, यानी कि खेल। मृग समूह मतलब होता है हिरणों का समूह या झुंड। मृग समूह मतलब बच्चों हिरणों का समूह या झुंड को हम मृग समूह कहते हैं। आगे देखते बच्चों प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब होता है बच्चों मन का किसी विषय की ओर झुकाव, यानी कि किसी भी विषय की ओर मन जब झुकता है तो उसे हम कहते हैं प्रवृत्ति, यानी कि आदत। मृग शावक मतलब होता है मृग का बच्चा। मृग शावक मतलब बच्चों मृग का बच्चा। आगे है बिजली से गिरना। मतलब बिजली से गिरना का मतलब होता है अचानक अनर्थ होना, यानी कि अचानक अनर्थ होना अर्थात बिजली से गिरना। अकस्मात मतलब होता है बच्चों अचानक। हत मतलब होता है घायल। हत मतलब घायल। पाट मतलब होता है पत्थर। पाट मतलब पत्थर। उद्वेग मतलब होता है बच्चों व्याकुलता। उद्वेग मतलब व्याकुलता। कपोलों पर गालों पर। भावी भय होने वाला डर। भावी भय मतलब बच्चों यानी कि भविष्य में होने वाले डर को हम बोलते हैं भावी भय। दिन का बुढ़ापा बढ़ना। दिन का बुढ़ापा बढ़ना मतलब शाम होना। कहते हैं ना कि दिन का बुढ़ापा बढ़ रहा है, यानी कि शाम हो रही है। तबीयत करना यानी कि इच्छा करना। तबीयत करना मतलब बच्चों यानी कि किसी भी कार्य का इच्छा करना। दुधारी मतलब होता है दोनों तरफ से धार वाली। दुधारी मतलब दोनों तरफ से जो धार वाली कोई भी चीज होती है बच्चों तो उसको बोलते हैं दुधारी। दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प मतलब होता है पक्का इरादा। दृढ़ संकल्प मतलब क्या होता है बच्चों? पक्का इरादा। आगे देखते हैं बच्चों दुविधा। दुविधा मतलब होता है बच्चों संशय की स्थिति। जब हम किसी कार्य को करने में हिचकिचाते हैं बच्चों तो उसे हम कहते हैं संशय की स्थिति, यानी कि दुविधा में पड़ना। आलिंगन मतलब होता है गले लगाना। आश्वासन मतलब होता है भरोसा। अक्ल चकराना मतलब होता है बच्चों भयभीत होना। अग्रभाग मतलब होता है अगला हिस्सा। घातक मतलब होता है मारक। प्रतिद्वंदी मतलब होता है विपक्षी अर्थात शत्रु।
यानी कि जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं, आपके विपक्ष में जो खड़े होते हैं उनको बोलते हैं विपक्षी, यानी कि आपका प्रतिद्वंदी। शत्रु भी उसे हम कहते हैं। परिधि मतलब होता है घेरा। व्यास मतलब होता है गोलाई, यानी कि कुएं की गोलाई कितनी थी, कुएं का व्यास कितना था, उसके बारे में हम बात हो रही है कि व्यास मतलब होता है गोलाई। एकाग्रचित्तता, एकाग्रचित्तता मतलब होता है बच्चों ध्यान। सूझ मतलब होता है उपाय या तरीका। सम्मुख मतलब होता है सामने। और समकोण मतलब होता है 90 अंश का कोण। आगे देखिए बच्चों, आंखें चार होना। आंखें चार होने का मतलब होता है एक दूसरे को देखना। आंखें चार होना मतलब एक दूसरे को देखना। चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा मतलब होता है बच्चों आंखों से सुनने वाला। सांप को क्या कहते हैं बच्चों? चक्षुश्रवा, यानी कि जो आंखों से ही सुनता है देखता है उसे हम बोलते हैं चक्षुश्रवा। मोहिनी मतलब होता है जादू। मोहिनी मतलब क्या होता है बच्चों? जादू। आकाश कुसुम मतलब होता है कोरी कल्पना, अर्थात वास्तविकता से दूर। आकाश कुसुम मतलब होता है बच्चों कोरी कल्पना करना, अर्थात वास्तविकता से दूर, उसे हम बोलते हैं आकाश कुसुम। मोर्चा मतलब होता है पक्ष या तैयारी। अचूक मतलब होता है खाली न जाने वाला। तो बोलते हैं ना कि उसका सांप का निशाना अचूक था, यानी कि उसका वार खाली नहीं जाता। तो अचूक मतलब होता है खाली न जाने वाला। अवलंबन मतलब होता है बच्चों सहारा लेना। अवलंबन मतलब क्या होता है? सहारा लेना। बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा, यानी कि लेखक कहते हैं ना कि मुझसे उससे मेरा बंधुत्व का नाता है, तो बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा। बेजा मतलब होता है बच्चों बेकार। बेजा मतलब क्या होता है? बेकार। कायल मतलब क्या होता है? कायल मतलब होता है मानने वाला। क्या होता है? मानने वाला। डैने मतलब क्या होता है बच्चों? तो डैने मतलब होता है पंख। आइए बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित कुछ उपसर्गों को भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं उपसर्ग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे उनके उपसर्ग हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। प्रारंभ एक शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग लग करके आरंभ में जो मूल शब्द लग करके इसमें प्रारंभ ये बना है। प्रतिध्वनि बच्चों, प्रतिध्वनि यहाँ पे प्रति जो है एक उपसर्ग है, ध्वनि जो है मूल शब्द है और इस तरह से प्रतिध्वनि शब्द बना है। अनेक बच्चों, अनेक यानी कि अन उपसर्ग में एक मूल शब्द लगा है, तो इस तरह से अन और एक मिलकर के अनेक हो जाता है। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष बच्चों यहाँ पर देखिए प्रति उपसर्ग है और वर्ष जो है मूल शब्द है। इस तरह से प्रति और वर्ष मिलकर के एक शब्द बन गया प्रतिवर्ष। अब संकल्प देखते बच्चों। संकल्प में सम उपसर्ग है और कल्प जो है मूल शब्द है। इस तरह से संकल्प एक शब्द बना। प्रतीक्षा बच्चों, तो प्रति एक के उपसर्ग है और इच्छा जो है इसमें मूल शब्द है। इस तरह से शब्द बना प्रतीक्षा। अनुमान बच्चों, तो अनुमान एक शब्द है, इसमें अनु उपसर्ग है, मान जो है मूल शब्द है और इस तरह से ये अनुमान शब्द बना। संभावना, संभावना बच्चों सम यहाँ पे उपसर्ग है, भावना जो है मूल शब्द है और इस तरह से संभावना एक शब्द एक बना। एक बार फिर देखिए, संभावना बच्चों सम उपसर्ग और भावना मूल शब्द, इस तरह से संभावना बना। आक्रमण, आ इसमें उपसर्ग है, क्रमण जो है मूल शब्द है और इस तरह से आ और क्रमण मिलकर के आक्रमण एक शब्द बना। उपहास, उप इसमें बच्चों उपसर्ग है, हास जो है मूल शब्द है। यहाँ पे उप और हास मिलकर के उपहास एक शब्द बना। प्रतिद्वंदी, प्रति बच्चों यहाँ पर उपसर्ग है और द्वंद्वी जो है मूल शब्द है। इस तरह से प्रतिद्वंदी शब्द बना। आगे दुधारी, यहाँ पर दो उपसर्ग बच्चों और धारी मूल शब्द है
और इस तरह से ये सारे शब्द जो है उपसर्ग हैं। तो बच्चों ये सारे उपसर्ग आप लोग अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं इस पाठ में आने वाले कुछ प्रत्यय शब्दों को। जैसे देखें यहाँ पे क्रोधपूर्ण, यहाँ पे बच्चों एक शब्द है, क्रोध इसमें मूल शब्द है और पूर्ण जो है एक प्रत्यय है और इस तरह से क्रोधपूर्ण शब्द बना। शिकारी बच्चों एक शब्द है जिसमें शिकार मूल शब्द है और बड़ी ई ये प्रत्यय है और इस तरह से शिकारी शब्द बना। घबराहट बच्चों, घबराहट में घबराना एक मूल शब्द है, आहट जो है प्रत्यय है और इस तरह से घबराहट एक शब्द बना। धुनाई बच्चों, धुन इसमें मूल शब्द है, आई जो है इसमें प्रत्यय है, इस तरह से धुनाई एक शब्द बना। बुढ़ापा बच्चों, बूढ़ा इसमें एक मूल शब्द है, आपा जो है प्रत्यय है और इस तरह से बुढ़ापा शब्द बना। मूर्खता, मूर्ख इसमें बच्चों मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय है और इस तरह से मूर्खता एक शब्द बना। अब देखिए गहराई, तो गहरा मूल शब्द है, आई प्रत्यय लग करके गहराई एक शब्द बना। क्रोधित, क्रोधित बच्चों यहाँ पे देखिए क्रोध एक मूल शब्द है, इत प्रत्यय लग करके यह क्रोधित एक शब्द बना। थकावट बच्चों यहाँ पे देखिए थक एक मूल शब्द है, आवट जो है प्रत्यय है और इस तरह से थकावट एक शब्द बना। मोहनी देखिए मोह इसमें एक मूल शब्द है और नी इसमें प्रत्यय लगा है और इस तरह से मोहनी एक शब्द बना। योग्यता, इसमें देखिए बच्चों योग्य यानी कि मूल शब्द है, ता इसमें प्रत्यय है, इस तरह से योग्यता एक शब्द बना। चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ बच्चों यहाँ पे देखिए चिट्ठियाँ एक शब्द है, इसमें चिट्ठी मूल शब्द है और यहाँ प्रत्यय लग करके इस तरह से ये चिट्ठियाँ शब्द बना। तो बच्चों ये सारे शब्द जो है आप लोग अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। इसके पहले मैंने जो भी बताया था, जैसे शब्दार्थ को मैंने बताया था, सार भी मैंने बताया था, उसका सारांश पहले आप लोग लिखिएगा, फिर उसके बाद उसका शब्दार्थ लिखिएगा, फिर कौन कौन से उपसर्ग है वो लिखिएगा, फिर उसके बाद ये प्रत्यय लिखिएगा। तो बच्चों इस तरह से आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को कल दे दूंगी। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।